हमने पूरी कोशिश की और वो सब कुछ दिया जो हमारे बस में था। ये आम सी बात है जो माँ-बाप अपने बच्चों को कहते हैं। जब वो ये बात कह रहे होते हैं उनकी मुराद माली और माशरती सहूलियात के बारे में होती है। वो बता रहे होते हैं कि हमने आपको पैसा दिया, आपको घर दिया, आपको जगह दी, आपको हमने अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा, आपको वो पढ़ाई दी जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते थे। लेकिन कहीं पर भी मुराद आपकी इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल ग्रूमिंग या जज़्बाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं होती। यानी माँ-बाप जो एक जनरेशन से ट्रॉमास को लेते आ रहे होते हैं, आपको आगे दे देते हैं विरासत के तौर पे कि आप अपनी अगली नस्ल को दे दें। यानी इंटर जनरेशन ट्रॉमास में किसी का दादा है जो सख्त मिजाज था, बाप ने कभी इमोशनल अटैचमेंट सीखी नहीं, कभी इमोशनल ग्रूमिंग के बारे में वो जानता नहीं था। तो आज उसका जो बच्चा है वो कामयाब हो चुका है, किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन अपनी एडल्टहुड में, अपनी जवानी के अंदर, माशरती सिस्टम के अंदर, अपने मज़हब के अंदर और अपने रिश्तों के अंदर गुम हो चुका होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन तीनों चीज़ों को अपनी तमाम कॉन्फिडेंस के साथ इंजॉय कर सके और लुत्फ़अंदोज़ हो सके अगर इमोशनल ग्रूमिंग और इमोशनल अटैचमेंट और तहफ़्फ़ुज़ माँ बाप ने नहीं दिया। लोगों को लगता है कि जो मज़हब है वो इंसान को इस इमोशनल अटैचमेंट जो माँ बाप ने नहीं दी उससे निकाल सकता है। जो 14 साल तक का बच्चा है उसकी जितनी अटैचमेंट है मज़हब के साथ वो इसी वजह से है क्योंकि उसको मोहब्बत है अपने माँ बाप से। वो जो माँ बाप के साथ उसका ट्रस्ट है, यकीन है, कॉन्फिडेंस है, इसी वजह से वो मज़हब को और वो नॉर्म्स को, उस फ़िक़े को फ़ॉलो करता है, उसको जानने की कोशिश करता है क्योंकि उसका मकसद अपने माँ बाप को खुश करना होता है। यहाँ तक वो तमाम चीज़ें करता है कि जिससे मेरे माँ बाप मुझसे तवक्को रखते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा जिसको 7-8 साल की उम्र में किसी मजहबी स्कूल में ले जाएं और उसको कोई फादरली या मदरली फिगर भी ना मिले, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था जिसके अंदर माँ बाप की अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिली और कोई ऐसा उस्ताद मिल जाता है जो बाप की जगह ले सकता है या माँ की जगह ले सकता है तो फिर भी इमोशनल ग्रूमिंग हो सकती थी। लेकिन ये 99% पॉसिबिलिटी नहीं है। जब माँ बाप ही मोहब्बत ना कर रहे हों तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको माशरे से या उस्ताद से ऐसी किसी तरह की अटैचमेंट मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये बच्चा है तमाम तरह की मजहबी तालीम के बावजूद अपने खालिक के साथ, मज़हब के साथ वो अटैचमेंट रख सके जो उस बच्चे ने रखनी थी, जो मोहब्बत के साथ और इमोशनल अटैचमेंट के साथ अपने माँ बाप के साथ एक ट्रस्ट के साथ पैदा हुआ है। अच्छा, अब ज़िंदगी के अंदर माँ बाप का जो रवैया है अपने बच्चों के साथ, उसमें कोई 8 ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से आप एक नस्ल को बर्बाद करते हैं और ये बहुत कॉमन है, लोग आराम से नॉर्मली से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह आपका ये एक्शन उनकी एडल्टहुड में, उनकी जवानी के अंदर क्या तब्दीली लाएगा। पहले नंबर पे समझते हैं बेजा इस्तेमाल कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अफोर्डेबिलिटी और चीज़ होती है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास ये लिमिट्स हैं, लेकिन बच्चे को हर चीज़ पर जता देना, बच्चे ने कहा है कि मुझे नॉर्दर्न एरिया में घूमने जाना है, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। बच्चे ने कहा है मुझे ये साइकिल ले दे, मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि बेजा इस्तेमाल, बहुत दफ़ा पैसे के होते हुए भी इस्तेमाल कि बच्चे को इस वजह से चुप करा दें क्योंकि उसके लिए एक लॉजिकल रीज़न समझ आती है कि ये पैसे हैं, इससे चीज़ आती है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये चीज़ नहीं आ सकती। और ये समझाना आसान है, लेकिन इसके मुकाबले में जो आपने उसे देना था वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग थी। यानी आपने उसे बताना था कि आपका और मेरा एक साथ जो टाइम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं है उसको समझाना है। आप समझा सकते हैं कि हमारी ये लिमिट्स हैं, लेकिन उस इमोशनल टाइम को और उस चीज़ को जिसकी इसकी ख्वाहिश है उसके साथ उसको समझना और उसकी ख्वाहिश को अप्रिशिएट करना या उसको टाइम देना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो माँ बाप समझते हैं कि हम सब चीज़ें देकर कामयाब माँ बाप बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कामयाब माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को वक्त देकर ही बनते। इसके अंदर अगर आप उनको समझा दें कि ये चीज़ हम ले सकते हैं या इसके बदले में हम अब कुछ और कर सकते हैं। उसने कहा हमने नॉर्दर्न एरिया जाना है, पैसे नहीं है आपके पास, आप कहें हम कहीं और चलते हैं, आप साइकिल पर उसके कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। उसके लिए जो ज़रूरी है वो वक्त है जो आपने उसके साथ कितनी तवज्जो से गुजारा, उसकी बात कितनी आपने तवज्जो से सुनी और कितना वक्त आपने उसको दिया। इसी के अंदर ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सारे सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। यानी आज अगर आप कहीं चले जाएं, 5 दोस्तों के साथ बैठें, अडल्टहुड में, यूनिवर्सिटी के बाद, कामयाब लोग हैं, आपस में बैठें,
आप देखेंगे कि जिन बच्चों के साथ, जिस लोगों के साथ बचपन में पैसे की बात बहुत ज़्यादा हुई है और बताया गया हो कि आपको ये चीज़ नहीं मिलती, आपके पास पैसे नहीं हैं, वो हर दूसरे जुमले के बाद आपसे किसी पैसे वाली बात में आपको इंटरेस्ट शो करेंगे। यानी आपसे पूछेंगे आपकी तनख्वाह कितनी है, आप नौकरी यहाँ क्यों कर रहे हैं, कहीं और करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपने जायदाद क्या बनाई है, आपने प्लॉट कौन सा लिया है। यानी उनकी ज़िंदगी के अंदर पैसा ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाएगा। अच्छा, अब ये इशू बचपन में कभी बहुत सी दफ़ा अनजाने में आता है। यानी मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। जब मैं छोटा हूँ तो एक आइसक्रीम है जिसका नाम फीस्ट है, बड़ी मशहूर आइसक्रीम है। नॉर्मली जो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं वो कोई चॉक बार है, कोई इस तरह की आइसक्रीम है जो सस्ती होती हैं। जो फीस्ट है वो उस टाइम खाई जाती है जब आपके पास पैसे ज़्यादा है। इसी तरह एक चिप्स हैं जो उनका नाम है प्रिंगल्स। जिसके पास पैसे हैं और एक ख़ास मौके पर वो कभी प्रिंगल भी ले सकता है या कभी वो फीस्ट भी ले सकता है, कभी ईद ही आ गई है या ज़्यादा पैसे हो गए। और आज इतने सालों के बाद भी, यानी मेरे पास पैसे हैं, मैं इन दोनों चीज़ों को ख़रीद सकता हूँ। आज भी अगर मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ खरीद लूँ, प्रिंगल्स की एक डब्बा ख़रीद लूँ और एक आइसक्रीम, जिससे मेरी ज़िंदगी में मेरे पैसों पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन दोनों को अगर मैं ले लूँ तो मेरे दिल की धड़कन तब्दील हो जाएगी, मुझे लगेगा कि मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊँगा इन दोनों को एक साथ देखकर। ये एक ट्रॉमा है जो माशरे से, सोसाइटी से मेरी ज़िंदगी में आया है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पैसे से आपको समझाई गई हैं और अब आप डरते हैं। अब हमेशा कि पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा, आप रिस्क लेते हुए डरते हैं। आपको लगता है कि जो ज़िंदगी के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, कामयाबी हैं, वो सिर्फ इस पैसे की वजह से है। दूसरे नंबर पे है फेक प्रोमिसेस, यानी कि आप झूठे वादे करते हैं। आपसे कहा है नॉर्दर्न एरिया जाना है, आप कहेंगे हाँ अगले हफ्ते चलेंगे। आपने कहा है, बच्चे ने कहा है कि मैंने ये टॉय लेना है, आप कहेंगे हाँ हम ज़रूर लेंगे। और वो देखता है कि एक वक्त के साथ ये सारे वादे आप तोड़ते रहे हैं और इस चीज़ को, जो अल्फाज आपके हैं बच्चे के लिए वो कानून की तरह थे। जब आप बार बार उनको तोड़ते रहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट पे डाउट आ जाता है। अच्छा, इन बच्चों की जो एडल्टहुड है उसके अंदर दो एक्सट्रीम केसेस हैं। या तो ये अवॉइड कमिटमेंट वाली साइड पे आ जाते हैं, शादी नहीं करेंगे, किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं जाएंगे, इनको डर ही रहेगा कि मैं कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वादा ना करूं जो मैं पूरा ना कर सकूं। इसी तरह किसी नौकरी में जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, यहाँ तक कि ओहदों को भी अवॉइड करेंगे। ये ना हो कि ये ओहदे की वजह से मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। लो सेल्फ इस्टीम पे होंगे, कॉन्फिडेंस कम होगा। दूसरी साइड जो है वो पीपल प्लीजिंग है, यानी मेरी बीवी ने ये कह दिया तो मैं इसी तरह करूँगा चाहे इसमें मेरा नुकसान हो। मेरे दोस्त ने ऐसा कह दिया है, अपना नुकसान करके भी उसका फ़ायदा करूँगा। यानी अपनी जो चाहत है, अपनी जो ज़रूरियात है, उसको ख़त्म करके सिर्फ दूसरे को खुश करना। ये सिर्फ इस वजह से आती है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से करीबी लोगों से वो वादे, वो प्रॉमिसेस देखे हैं, सुने हैं, जिनको उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बच्चों के साथ वो झूठा वादा नहीं करना जो आपने पूरा नहीं करना, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए कि मैं अभी कह देता हूँ बाद में देखी जाएगी। एक प्लान दें, एक टाइम फ्रेम दें जिसके अंदर उन्हें चीज़ें समझा दें। उनके लिए ज़रूरी है कि वो जानें कि वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उनका होना इम्पॉर्टेंट है और आप मसरूफ़ हो सकते हैं। यानी मसरूफियत की वजह से ये काम नहीं हुआ, उसकी गुंजाइश है, लेकिन जब वो ये जान जाएं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है और उनकी बात और उनसे किया हुआ वादा जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते कि वादे जो हैं वो किसी के भी परमानेंट नहीं है और लोग जो हैं वादे सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर करते हैं। तीसरे नंबर पर जो बड़ा कॉमन है, बड़ा आसानी से और आराम से लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे औरतें, कि आप सूखे दिखते हैं, आप मोटे दिखते हैं, आपके बाल गंदे हैं, आप गलीज़ हैं, आप गंदे हैं, आप झूठे हैं, आप गंदे दिखते हैं। यानी कि ये तमाम आम से अल्फाज हैं जो लोग अपने बच्चों से इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी बच्चे हैं जो बड़े बनते हैं, बड़े होते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस इनका कम होगा या एक्सट्रीम एंड पे ये बदमाश बन जाएंगे। यानी कि या तो बिल्कुल ही एक छुपी हुई ज़िंदगी गुजारेंगे जिसके अंदर बात करते हुए भी डरेंगे कि लोग जो हैं मेरा मजाक करेंगे, क्योंकि मेरे जो करीबी लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि मैं गंदा हूँ, मैं गलीज़ हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, तो यकीनन मैं ऐसा ही होऊंगा। अब इसके दो एक्सट्रीम केस बनते हैं कि या तो ये डर जाते हैं कि कोई मुझे कुछ ऐसा ना कहे इस वजह से मैं लोगों से अलग हो जाऊँ, अलग ज़िंदगी होगी, बड़ा ही पुअर कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, या बदमाश बन जाएंगे। लेकिन दोनों के साथ एक कॉमन इशू है, दोनों
हमेशा ईटिंग डिसऑर्डर्स में रहते हैं। आप देखेंगे कि इनके स्टमक्स के, इनके पेट का मसला ज़रूर रहता है। खाने के साथ बड़े लिमिटेड चीज़ें खा पाएंगे। खाने के अंदर अपनी सेहत का हमेशा इनको डाउट रहेगा, ये खाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। और ये सिर्फ इस वजह से आती है, यानी कि उन चंद वजहों में से है जिसमें आपके जेनेटिक्स भी हो सकती हैं कि आपके माँ बाप ने, आपके करीबी लोगों ने आपकी शनाख्त को, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको डाउट दे दिया कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो शायद असल में ही इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसकी अगली किस्म है, चौथे नंबर का पॉइंट है कि आप किसी की शनाख्त पर हमले करें। तुम बोलते कैसे हो, तुम वहाँ पर बैठे थे खाना कैसे खा रहे थे, तुम चलते किस तरह के हो, तुम किसी से बात कर रहे थे तो शक्ल कैसी बना रहे थे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे एक स्टैंडर्ड है जिसको वो कभी मैच नहीं कर पाएगा। यानी कि उसकी एक बच्चे की यूनिक पर्सनैलिटी है जिसके अंदर आपने उसको एक डाउटफुल किस्म की बातें की जिसमें उसे कॉन्क्रीट नहीं पता कि अगर मैंने ये अच्छा नहीं किया तो क्या चीज़ अच्छी थी, अगर मैंने अच्छा नहीं बोला तो क्या चीज़ अच्छा बोलनी थी, या अगर मैं सही नहीं चल रहा था तो मेरे सही किस तरह चलना होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने नहीं सिखाई, लेकिन आपने बाकी चीज़ों को उसको बताया कि आप सही कर भी नहीं सकते और कर भी नहीं पाएंगे। ये जो एबिलिटी है, ये खामी है बच्चे के अंदर कि जब वो मान ले कि ये एबिलिटी, ये खासियत मेरे अंदर नहीं आ सकती, इसकी ज़िंदगी में अडल्टहुड में सबसे बड़ी खामी ये आती है कि ये फेयर ऑफ द पीपल आ जाता है इनकी ज़िंदगी में। यानी कि मैं दूसरे से डरता हूँ क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर चुका हूँ। यानी मेरी कोई शनाख्त नहीं है, या तो मैं वैसा बन जाऊँगा जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं, या मैं आपसे दूर रहूँगा। ये ना हो कि आप मुझे कहें ऐसी कोई बात, मैं उस महफ़िल में नहीं जाऊँगा, फ़ोन नहीं उठाऊँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, और अगर किसी की कॉल आ जाती है तो मैं कोशिश करूँगा उसे अवॉइड करूँ, बात ना करूँ। ये ना हो कि मेरे एक्शन की वजह से लोग कुछ ऐसा कहें कि तुम बोलते अच्छे नहीं हो, चलते अच्छे नहीं हो, तुम दिखते अच्छे नहीं हो। इसमें अगली 5वें नंबर का पॉइंट है जिसमें है कि आप किस तरह बच्चे की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करते हैं। यानी अच्छा, ये सबसे एक्सट्रीम केस है जिसके अंदर ये PTSD वाले मसाइल आते हैं, जिसके अंदर बच्चे को ज़िंदगी ख़त्म करने के और अपनी ज़िंदगी के अंदर ना जीने वाली ख्वाहिश आती है। ये माँ बाप इस तरह पैदा करते हैं कि आम गुफ्तगू के अंदर कहते हैं हमें लड़के की ख्वाहिश थी लेकिन तुम लड़की हो गए, हमें हमारे 4 बच्चे हो गए थे, अब हमें और की ख्वाहिश नहीं थी लेकिन अब तुम हो गए। यानी कि उसे बताना कि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो बस बाय चांस है, उसके लिए हमारी ना खुशी उसमें शामिल थी, ना हमारी प्लानिंग थी, तुम बस बाय चांस दुनिया में आ गए हो, अब गुजारा करो। यानी ये जानना सिर्फ बच्चे के लिए कि मेरी ज़रूरत नहीं थी और मैं गलती से या किसी भी तरह की एक चांस के तौर पे दुनिया में हूँ, और ये मेरे सबसे करीबी लोग मुझे कह रहे हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अगर मैं नहीं भी हूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि 2-4 जुमले हैं जो उससे आप अपनी बच्चों की ज़िंदगी बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन लोग अमूमन मजाक में भी ये बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इस एक्शंस को और इस तरह के जितने बातें होती हैं शायद उनको भूल जाएं, लेकिन जो रवैया होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। यानी उसके बाद जो उनकी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके अंदर उनको शायद कभी ना पता चले कि ये मुझे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, क्यों हो रही है, लेकिन एक वो रवैये का रिस्पॉन्स है। यानी कि जो एक एक्शन था माँ बाप की तरफ से, करीबी लोगों की तरफ से, और उसका जो रद्द-ए-अमल था आपके दिमाग ने महफूज करके रख लिया। अब आपको वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन देता है, लेकिन वो एक खाली सा स्पॉट है जिसके अंदर कोई सवाल नहीं है। तो ये बड़ा कॉमन है इन लोगों के लिए इस तरह के मसाइल से गुजरना। फिर 6ठे नंबर पर आते हैं बेजा कंपैरिजन। ये एक ख़ास आदत है हमारे माशरे की, माँ बाप की, आपस में बच्चों के दरमियान कंपैरिजन करना। वो सांवला है, वो गोरा है, वो अच्छे नंबर ले रहा है, तुम अच्छा पढ़ते नहीं हो, तुम अच्छा खेलते नहीं हो। कज़न से, मोहल्ले के लोगों से। उसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। जिस तरह दुनिया तब्दील हो चुकी है, माँ बाप को पता ही नहीं है कि फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ अच्छी होगी, क्या चीज़ कामयाब होगी, नहीं होगी। आपके पास सिर्फ एक ही एसेट है कि आपने उनको मोहब्बत देनी है और अपने साथ अटैच रखना है। उसको बताना है कि किसी भी सूरत हाल में हम आपके पास मौजूद हैं। आपके स्कूल में, आपके दोस्तों ने, किसी ने भी कुछ आपको ऐसा किया, आपको बुरा महसूस करता है, हम वो लोग हैं जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग, और हम आपका मजाक नहीं करेंगे और हम आपको तवज्जो देंगे। लेकिन हम आपको कंपेयर करते हैं, हम बताते हैं
वो सही कह रहे हैं क्योंकि दूसरों के बच्चे ज़्यादा बेहतर हैं, उसके नंबर ज़्यादा बेहतर हैं, वो दिखता ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर उनको लगता है कि जो उसका स्टैंडर्ड है ज़िंदगी के अंदर, अगर कामयाबी उसने लेनी है तो किसी को नाकाम करके लेनी है, यानी किसी के ऊपर से फलांग कर जाना है, किसी से जीतना है, तभी माना जाएगा कि वो कामयाब है। इसके साथ ये अपनी एक्सट्रीम, इसके भी दो स्टेजेस आते हैं, इसमें ये ओवर कंपेटिटिव बन जाते हैं कि हर चीज़ के अंदर मैं ही पहला हूँगा, मुझे ही मिलेगा, और किसी भी फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरी साइड में ये अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी, अपनी कामयाबी सब चीज़ें छोड़ देते हैं और कहते हैं अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर ही कर लें, अगर मैं गंदा हूँ तो सबसे गंदा मैं ही हूँ, और इसी के साथ अपनी ये ज़िंदगी गुजारते हैं। अगले पे आते हैं, ये आम तौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। ये 7वें नंबर की बात है जिसके अंदर कि लोग, माँ बाप कहते हैं तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मार्केट में अकेला छोड़ जाऊँगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा तुम घर कैसे आओगे। तुम सुबह उठोगे, माँ कहती है तुम सुबह उठोगे मुझे नहीं देखोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि अलग होना, उदासी क्या होती है। और बाप कहता है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें घर वालों को छोड़ के कहीं अलग चला जाऊँगा, तुम अलग अकेले रहोगे। अच्छा, ये जितने भी इश्यूज़ हैं ये माँ बाप के अपने कोई ट्रॉमास हो सकते हैं, मसरूफियात हो सकती हैं, काम का लोड हो सकता है, लेकिन ये जुमला इतना मुश्किल है बच्चों के लिए कि अपनी ज़िंदगी में ये इससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। सारी ज़िंदगी इनको ट्रस्ट का इशू है। आप अडल्टहुड में ले जाएं इनको, बड़ी आसानी से हमेशा डरते रहेंगे कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त मुझसे अलग तो नहीं हो जाएंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम केस है, इंतहाई शकी बन जाएंगे बच्चों के ऊपर, अपनी बेटियों पे, बेटों पे, बीवी पे, जा कहाँ रही हैं, आ कहाँ रही हैं, मोबाइल पे कौन है, किससे बात की है। इतने शकी हो जाएंगे कि इनको लगेगा कि अगर मैंने इनको कंट्रोल में नहीं रखा तो ये लोग मुझे ज़िंदगी से छोड़ के जा सकते हैं, और जिस तरह अगर मेरे माँ बाप थे मुझे अकेला छोड़ के जा सकते थे, कोई भी मुझे छोड़ के जा सकता है। आसान सा जुमला है लेकिन आप बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बुरा असर डालते हैं। आखिरी नंबर पर है 8वें नंबर पर मशरूत मोहब्बत। ये बड़ा आम है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें मेरा वक्त और मोहब्बत मिलेगी, यानी मोहब्बत के लिए किसी काम को और किसी एक्शन को जोड़ना। आज तुमने बेडशीट ठीक की है इसलिए मोहब्बत मिली है, लेकिन कल मैं अपना स्टैंडर्ड चेंज कर लूँगा, बेडशीट भी करनी है, बाकी चीज़ें भी, खिलौने भी सही करने, फिर मोहब्बत मिलेगी। तीसरे दिन अपना काम भी करना है, होमवर्क भी करना है, ये सारी चीज़ें, फिर मोहब्बत मिलेगी। आपकी जो मोहब्बत है वो किसी इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ मशरूत नहीं होनी चाहिए। फिर लोग, जब ये बच्चे जब बड़े बन जाते हैं, ये अपनी ज़िंदगी साबित करने में गुजार देते हैं कि मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अपनी नौकरी में भी ऐसी करेंगे, रिश्तों के अंदर भी ऐसी करेंगे कि सारी ज़िंदगी अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे रहेंगे। आप इनसे कभी बात करके देखेंगे, ओवर एक्सप्लेनेशन देते होंगे, यानी आप कोई छोटी सी बात पूछेंगे, एक ही बात को 2 या 3 दफ़ा बताएंगे और बताएंगे कि मैं सही था, मैंने ये काम ठीक किया, मुझसे गलती नहीं हुई, और इसी इशू के साथ अपनी ये ज़िंदगी गुजारते हैं। जबकि पीछे शायद सिर्फ एक छोटी सी गलती है जो माँ बाप ने की है कि अपनी मोहब्बत को मशरूत कर दिया है बहुत सारे एक्शन और चीज़ों के साथ। अच्छा, इन पॉइंट से आपको सीखने का क्या मौका मिला है? आपकी ज़िंदगी में या तो आप अपने इल्ज़ाम देते रहें, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरा माशरा इस तरह था, इस तरह मैं ऐसा बन चुका हूँ, मेरे साथ ये ट्रॉमा है जो चलता आ रहा है, या ये आप मान लें कि ये ट्रॉमा, ये परेशानी यहीं ख़त्म होगी, मेरी अगली नस्ल, इससे आगे वाले लोग इस तरह का ट्रॉमा लेके नहीं जाएंगे। ये वो स्टेज है जहाँ पर आपकी डिसीजन, आपकी नस्ल बदल सकती है, आपके आगे लोग, उनकी सोच बदल सकती है। 7 से 8 पॉइंट्स हैं, कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली कर लें ताकि आपके बच्चे आपके साथ अटैच भी रहें, उनको वो मोहब्बत भी मिल सके जो वो डिज़र्व करते हैं। बहुत शुक्रिया।